नवाज शरीफ साहब की बातों से मैं फिर कह रहा हूँ इखलाक, मैं उनसे इत्तफाक करता हूँ। मियाँ साहब की आवाम की नब्ज़ में हमेशा हाथ रख के सियासत करते हैं और बड़ी उन 3 मरतबा इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, और उनको कोई अल्लाह ताला की ख़ास दुआ है या वालदैन की दुआ है या उनके कोई ख़ास तारा है कि वो बुरानों से निकल के फिर इक़्तिदार के महलों तक, ऐवानों तक पहुँच जाते हैं। और अब भी शायद वो आने वाले कुछ वक्तों में, अभी तो फौरी नहीं, लेकिन अगले जो 2023 के बाद 2028 के इलेक्शन में हो सकता है वो दोबारा या उनकी जमात बरसर इक़्तिदार में आ जाए। लेकिन नवाज शरीफ साहब हर दफ़ा अल्लाह की तरफ से दिए गए मौके को अपनी सियासी नादानी और मुशीरों के मशवरे पर उसको ज़ाया कर देते हैं। हालांकि मैं ज़ाती तौर पे अगर नवाज शरीफ साहब का मुशीर होता तो मैं नवाज शरीफ साहब आज इस हाल में ना होते। मैं ये नहीं, बड़ी छोटी सी एक नाचीज़ सा एक इंसान हूँ, लेकिन मैं ये बहुत बड़ा दावा कर रहा हूँ, अपनी औकात से बढ़ के दावा कर रहा हूँ। लेकिन मुझे अपने शऊर पे, सियासी शऊर पे, अल्लाह की ज़ात पे इतना कि मैं अगर किसी का मशहूर हूँ तो मैं उसको बड़ा मुखलिस मशवरा दूँ। और परवेज़ रशीद साहब जो हैं वो बड़े अच्छे और एक सीनियर सियासी एडवाइज़र हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब के, और बड़े एक सियासी वर्कर से वो ऊपर तक पहुँचे हैं। उन्होंने काफ़ी मियाँ साहब को अच्छे मशवरे दिए। लेकिन मियाँ साहब जब भी इक़्तिदार में आते हैं, और ये बदकिस्मती है हमारे हुक्मरानों की, मैं तमाम हुक्मरानों की बात कर रहा हूँ कि जब वो अपोजिशन में होते हैं तो बहुत अच्छे लीडर होते हैं, लेकिन जो ही वो इक़्तिदार में आते हैं तो न जाने क्यों उनकी आंखों पे पट्टी बंध जाती है, उनके कान में रुई ठोंस दी जाती है और उनको कुछ नज़र नहीं आता, कुछ सुनाई नहीं देता, और वो अपनी मर्जी करते 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 उस गड्ढे में गिर जाते हैं जो उनके लिए पहले से खोदा जा चुका होता है। तो नवाज शरीफ साहब भी 3 मरतबा, ये बड़ी बदकिस्मती है एक प्राइम मिनिस्टर की कि उन्होंने माजी से सबक नहीं सीखा, ना उन्होंने 90 वाली हुकूमत जाने से सबक सीखा, ना उन्होंने 97 वाली गवर्नमेंट जाने से सबक सीखा, ना उन्होंने 2013 वाली हुकूमत उनकी जो वज़ारत उज़्मा गई उससे सबक सीखा। और ये जो सारी चीज़ें हैं ना, इसमें अगर आप गौर करें तो मैं समझता हूँ मियाँ साहब को माजी से सबक सीखना होगा और अपना सियासत का जो तर्ज अमल है ना उनको उसको बदलना होगा। अवाम उनकी बात सुनना चाहती है, अवाम उनके पीछे चलना चाहती है, अवाम आज भी ये नारा लगाती है कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ हम तुम्हारे साथ हैं, मगर अवाम मुंतज़िर है, लाहौर एयरपोर्ट की तरफ नज़रें जमाए बैठी है, लाहौरी नज़र जमाए बैठे हैं। हम भी लाहौर में रहते हैं, हमारी अक्सर मुस्लिम लीग नून के लोगों से बातें होती हैं, बल्कि 2-4 लोगों ने तो जो नून लीग के बड़े अच्छे वर्कर्स हैं, मैंने उनके सोशल मीडिया पर ये देखे हैं कि मियाँ साहब हम आपके पीछे निकलेंगे, लेकिन पहले आप खुद पाकिस्तान तशरीफ़ लाएँ, या अगर आप नहीं आ सकते, कोई कानूनी पेचीदगी है तो हसन नवाज और हुसैन नवाज को भेजें, वो हमारे साथ मिलकर सड़कों पर निकलें ताकि हम आपको वापस इक़्तिदार में लाएं। नवाज शरीफ साहब ने बड़ा बरवक्त कार्ड खेला, लेकिन उनको चाहिए कि वो पाकिस्तान तशरीफ़ ले आएँ। ये बेहतरीन वक्त है उनका पाकिस्तान आने के लिए। उनको अगर वो मेरी बात उन तक पहुँच रही है, ये वीडियो वो देख रहे हैं, तो मेरा उनको ये मशवरा होगा कि खुदारा आप जो पहला फर्स्ट अवेलेबल फ़्लाइट है लंदन टू लाहौर या लंदन टू पाकिस्तान, उस पर आए। इंशाल्लाह पाकिस्तानी आवाम उनका भरपूर इस्तकबाल करेगी, क्योंकि लोग इस वक्त महंगाई के सताए हुए हैं, बेरोज़गारी के सताए हुए हैं, हालात से तंग हैं, इस मौजूदा हुकूमत से तंग आ चुके हैं, तो वो उनको एक चांस मज़ीद दे देंगे। लेकिन उसके लिए उनको अपनी पार्टी की जो मेन लीडरशिप है, उसमें मरीम नवाज़ साहबा हैं, उसमें शहबाज शरीफ साहब हैं, उसमें मियाँ नवाज शरीफ, तीनों एक पेज पर नज़र आए। अभी ये तासुर हो रहा है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब अलग से सियासत कर रहे हैं, मरीम नवाज साहबा एक अलग से सियासत कर रही हैं, और मियाँ साहब वहाँ से बैठ के अपनी बेटी को यानी उसको बेटी के बैक एंड पे खड़े नज़र आ रहे हैं। तो मियाँ साहब को अब प्रैक्टिकली कुछ स्टेप्स लेने होंगे और पाकिस्तान आना होगा। शाहिद साहब, आपने अपनी मुशीरी का जिक्र किया कि अगर आप नवाज शरीफ साहब के मुशीर होते तो उन्हें कोई ऐसा मशवरा देते जिसकी वजह से वो इन हालात में ना होते। तो अगर आज मैं आपसे कहूं कि अगर आप उनके वाकई मुशीर होते तो आप उनको ऐसा क्या मशवरा देते कि उनकी मुश्किलात जो हैं वो कम हो जाती? देखिए मोहसिन साहब, वो मैंने एक फ़र्जी बात की कि अगर मैं होता तो, और मैं भी कह रहा हूँ कि वो नवाज शरीफ साहब आज इस हाल में ना होते। देखें, जो आपके इक़्तिदार में मुशीर बनते हैं ना, वो अपने मुफादात के लिए बनते हैं, और वो उस वक्त पैसा बनाने में लगे होते हैं। वो आपको बेहतरीन मशवरे नहीं देते, बल्कि आपको ऐसे नाकस मशवरे और आपकी इदारों से लड़ाई करवाते हैं, झगड़े करवाते हैं, जिससे आपको इक़्तिदार से हाथ धोना पड़ता है। तो मैं अगर नवाज शरीफ साहब का मुशीर होता तो मैं बल्कि ये उनको एक इन गुड जेस्चर एक मशवरा देना चाहता हूँ। वो एक अच्छे लीडर हैं, और वो उनके दौर में पाकिस्तान ने नो डाउट के काफ़ी तरक्की की है, मोटरवेज़ बने हैं, पाकिस्तान की इकॉनमी ने बड़ी तरक्की की है, स्टॉक मार्केट ने बड़े रिकॉर्ड्स बनाए हैं, और कारोबारी तबका जो है नवाज शरीफ साहब को पसंद करता है। महंगाई में कमी भी आई है, पेट्रोल भी सस्ता वो रखते हैं, डॉलर का रेट भी उन्होंने कंट्रोल रखा। तो मैं उनसे, मुझे लाख इख्तलाफ से, लेकिन नवाज शरीफ साहब के अंदर मैंने जैसे पहले कहा, उनको कुछ दुआ है, कोई ऐसा अमल, रूहानी अमल है उनको कि वो बुरानों से निकलते हैं। लेकिन मैं उनसे एक ही मशवरा दूंगा, इस एक मशवरे के अंदर 100 मशवरे हैं, अगर वो समझ जाएंगे, अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी होता है कि देखें मियाँ साहब, अगर आपको
پاکستان میں حکومت کرنے کے لیے کسی ایک ادارے کے آگے جھکنا پڑے، اور وہ ادارہ میں آپ کو یعنی ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں میرا مراد وہ ادارہ ہے، اگر آپ کو ایک گھر کے آگے جھکنا پڑے اور اس گھر کے علاوہ آپ کو پورے ملک کی بادشاہی مل جائے، اقتدار مل جائے، آپ چاروں صوبوں پہ، آزاد کشمیر پہ، گلگت بلتستان پہ چاروں وزراء اعلیٰ آپ کے ہوں، چاروں گورنرز آپ کے ہوں، سینٹ آپ کا ہو، قومی اسمبلی آپ کی ہو، پرائم منسٹر آپ ہوں، منسٹرز آپ کے ہوں، تو آپ کو کیا چاہیے اس سے زیادہ؟ اگر آپ پاکستان کی تقدیر بدلنا چاہتے ہیں تو ایک ادارے کے آگے تھوڑا سا یس سر کہنے میں کون سی قیامت آ جاتی ہے؟ اور وہ ادارہ بھی ایسا ہے جو پاکستان کی قومی سلامتی کا ادارہ ہے، لیکن افسوس کہ آپ تینوں دفعہ آپ نے اس ادارے سے ٹکر لے کے آپ گھر گئے، اور تینوں دفعہ آپ نے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری، ایک دفعہ بھی آپ آرمی کا نقصان، ملٹری کا نقصان نہیں کر سکے۔ یعنی یہ تاریخ گواہ ہے کہ ایک دفعہ بھی مشرف کے خلاف آپ نے سازش کی، مشرف صاحب رہے، آپ کو جانا پڑا، حالانکہ اس وقت وہ فضا میں تھے، لیکن فوج نے اپنے چیف کو کس طرح بچایا اور آپ کو کس طرح انہوں نے قلعے میں منتقل کر دی، گرفتار کر کے۔ صبح پرائم منسٹر تھے، شام کو آپ قید تھے، اریسٹ تھے۔ تو میں کہوں گا کہ میرا آپ کو یہ مشورہ ہے ایک سیاسی تجزیہ نگار کے حوالے سے کہ خدا را اپنی ملٹی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے تعلقات کو از سر نو استوار کریں، اور اپنی پارٹی رہنماؤں کو بھی کہیں کہ ملٹی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو بیان بازی ہیں ان کو بند کریں، اور فوج کو کہیں کہ آئیں جی نئے سرے سے ہم اے سے الف سے دوبارہ شروع کرتے ہیں، جو ماضی میں نے غلطیاں کی، جو آپ نے کی، آپ ان سے اجتناب کریں، میں اپنی غلطی سے اجتناب کرتا ہوں، اور ایک نئی شروعات کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ آپ پاکستان کی تاریخ میں کامیاب ترین پرائم منسٹر بنیں گے۔ آپ ترکی کے طیب اردگان کی مثال لے لیں کہ وہ کوئی ایسی، آپ دیکھیں کہ اس کے فوج نے جب مارچ لا لگانے کی کوشش کی ترکی میں، تو ترک عوام ٹینکوں کے آگے لیٹ گئی، اور انہوں نے ان کو واپس ان کی حکومت کو بحال کروایا عوام نے۔ آپ کے ساتھ بھی عوام ہے، لیکن آپ خواہ مخواہ کی محاذرائی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، ملٹی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، جس طرح آپ کے گھر میں اچانک نریندر مودی صاحب لاہور تشریف لے آئے، جس طرح آپ نے کالا باغ کے اوپر اسٹیٹمنٹس دیے، جس طرح آپ نے فوج کے اور بے شمار آپ کی میں کون کون سی غلطیاں گنواؤں، تو آپ ایک اچھے لیڈر ہیں۔ میرا آپ کو ایک اچھا مشورہ ہے کہ ایک دفعہ آپ اس ناچیز کے مشورے میں عمل کر کے ملٹی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اچھے تعلقات بنائیں۔ انشاءاللہ آپ پاکستان میں اگلے 25-30 سال لگاتار پرائم منسٹر رہ سکتے ہیں، بلکہ تا حیات پرائم منسٹر رہ سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے اندر وہ صلاحیت ہے۔ مگر شاید آپ کی جو ضد ہے اقتدار میں کہ بس میں اکیلا جو ہے وہ ون مین پاور شو ہو، تو ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ فوج بھی ایک ادارہ ہے۔ آپ اگر اس کو تھوڑی سی عزت دے دیں، ان کو ان کا دفاعی بجٹ ان کی ضروریات کے مطابق دے دیں، ان کے جائز مطالبات مان لیں، اور ایک گھر کے آگے یس سر کرنے سے 22 کروڑ عوام کے آپ پسندیدہ اور دل نشین حکمران بن جائیں، تو میرے خیال میں یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ اس پہ غور کیجیے گا۔ شکریہ۔